Good morning, students. Today we are going to do the chapter atoms. तो it is very easy chapter. इसमें सबसे पहले आता है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. इसको सिर्फ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते, गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. ये उसके स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के, तो इन्होंने एक कंबाइन होकर एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक गोल्ड फॉयल, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, उनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले जाते हुए उन्होंने एक गोल्ड फॉयल की बहुत ही थिन शीट के साथ स्ट्राइक किया. और यहाँ पे उन्होंने एक सेंसर लगाया जो सेंस करता है कि अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ पहुँचे. व्हाट दे हैव सीन कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं जो काफ़ी हैवी होते हैं वो अपनी डायरेक्शन से मुड़ गए, और बहुत सारे तो स्ट्रेट गए, बट फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल्स एंड वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, एंड इवन 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंसेस बैक. तो ये एक ग्राफ है, ये याद करना है आपने कि छोटे एंगल पे बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, बट जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज़ करते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल की काउंट जो है वो कम होती जाती है. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बता दी. ठीक है, कंक्लूज़न क्या है? देखिए, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट गए हैं, इसका मतलब एटम में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है. ठीक है, क्योंकि उनकी कोलिजन नहीं हुई किसी के साथ. देयर इज़ वेरी डेंस पॉजिटिव चार्ज. अब देखो, अल्फ़ा पार्टिकल कोई हल्का पार्टिकल नहीं है, इट इज़ वेरी हैवी पार्टिकल, और इसको मोड़ने के लिए एक बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज चाहिए. इसका मतलब एटम में कहीं ना कहीं कोई डेंस पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. अब बहुत सारे कम अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब जो डेंस पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ी सी जगह में है. ठीक है, और जो एक बाउंस हुआ है, बाउंस बैक हुआ है, वो डायरेक्ट टकराने जा रहा था उस छोटी सी जगह से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. अब इससे हमारे पास उन्होंने पैरामीटर लिए. 2 पैरामीटर जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि न्यूक्लियस का क्या कॉन्सेप्ट है. पहला है, अभी हमारे पास एक न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बना रदरफोर्ड के माइंड में कि यहाँ पे एक बहुत डेंस पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए और कितना उसमें चार्ज होना चाहिए. तो इसके बारे में उसने एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली. जैसे कि एक पॉइंट आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. एक अल्फ़ा पार्टिकल को कुछ एनर्जी देके, ये न्यूक्लियस है, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल को, वैसे बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को, पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हेड ऑन कोलाइड करने जा रहा था. ना तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस दिख रहा है, ना उसको, तो पूरा एक शीट है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं. तो उसने एक जैसी काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल को देके छोड़ा होगा. अब एक पॉजिटिव +2e, मतलब 2 प्रोटॉन जितना चार्ज होता है एक अल्फ़ा पार्टिकल के पास, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, इसकी रिपल्शन के कारण उसमें आती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, स्लो होता जाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी थी इसको स्टार्टिंग में वो कम होने लगेगी. और जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, इट विल बाउंस बैक. पर कितनी नज़दीक से जाके ये वापस हुआ है, बाउंस बैक किया है इसने, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो थ्योरेटिकली हम अगर देखें तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि 2 चार्जेस के बीच में होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एक सिस्टम की, वो चैप्टर हमने नहीं किया तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लें, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R. ये फार्मूला काफ़ी काम आएगा, इसको याद करना है आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो यहाँ पे 1/4πε0 की जगह पे K. अब न्यूक्लियस में अगर हम मान लें सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, तो उसमें प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर जितना है एलिमेंट का, और
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूक्लियस पे Ze चार्ज होता है, Ze चार्ज Q1 हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है वो 2e होता है। मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d है, यहाँ से वापस आ गया था अल्फा पार्टिकल, तो दिस काइनेटिक एनर्जी जो कि कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होएगी k 2Ze स्क्वायर अपॉन d। उसके पास स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv²। तो इन दोनों को इक्वल रखो और d आपके पास फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इफ वी नो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हेडिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। नेक्स्ट एक और, इससे हमें पता चल जाता है कि नेचुरली के सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का न्यूक्लियस में ही पड़ा होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करती थी। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि कोई न्यूक्लियस, कोई अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के कितनी पास से होके गया है। अगर वो बिल्कुल हेड ऑन गया होगा, मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ गया होगा, तो बाउंस बैक। अगर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जा रहा होगा तो बहुत बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और ऊपर दूर से जा रहा होगा न्यूक्लियस के, तो थोड़ा सा कम एंगल पे, क्योंकि रिपल्शन कम पड़ेगी। और जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है, जौन सा अल्फा पार्टिकल इससे दूर जाएगा वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होएगा, और जो थोड़ी सी दूर चला जाएगा यहाँ तक, तो वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि उसको रिपल्शन उस पर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल किस दिशा में जा रहा था, और वो दिशा न्यूक्लियस के एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी दूर है। दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी। इम्पैक्ट पैरामीटर जानने का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से कितनी दूर जा रहा है अल्फा पार्टिकल। दूर जाने का मतलब उस जहाँ से उसने गुजरना है, तो कितनी पास में से गुजरेगा, दैट राइट। तो यहाँ से इम्पैक्ट पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल अगर नज़दीक जाएंगे, बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए होंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और अगर बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो बाउंस बैक हुए हैं या बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब होगा कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो एक्चुअल में यही पाया गया कि न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी, और वी कैन से एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, क्योंकि वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फाउंड द लेस इम्पैक्ट पैरामीटर। तो सबका इम्पैक्ट पैरामीटर हमें ज़्यादा ही मिला। इसका मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर से ही गुजरे हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो रदरफोर्ड ने इससे एक मॉडल बनाया। अब उसको कंफर्म हो गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स वाले एक्सपेरिमेंट से उसको कंफर्म हो गया था कि एक न्यूक्लियस होता है और बाकी जगह खाली होती है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। ऑल द पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं हैं, जैसे कि थॉमसन मॉडल में कहा गया था। ये कहता है वो रोटेट हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, जैसे कि सन का एक सोलर सिस्टम में अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है ऐसे। पर उनको फिर फोर्स कहाँ से मिलती है, वो कहता है अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इनमें कूलम्स की फोर्स है 1/4πε0। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। कौन सी फोर्स? एक न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Z, इलेक्ट्रॉन पे E, तो फोर्स बनी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। वो कहता है ये बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये सारे पॉइंट्स उसके सही थे सिवाय सिर्फ एक पॉइंट के कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर एटम स्टेबल कैसे है। हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है या कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने का मतलब है वो उसकी वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब स्लो हो जाना या तेज़ हो जाना या डायरेक्शन से मुड़ जाना।
अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है उसकी, इसका मतलब इट इज़ हैज़ बीन एक्सेलरेटेड। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है इट रिलीज ईएम वेव। तो इलेक्ट्रॉन ईएम वेव क्यों नहीं छोड़ रहा? चलो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ईएम वेव छोड़ रहा है, हमें नहीं पता, पर अगर वो ईएम वेव छोड़ रहा है देन इट शुड हैव लेस एनर्जी देन, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। बट इट नेवर हैपन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरा आज तक। तो दैट मीन्स अगर ऐसा होता तो कोई भी न्यूक्लियस कोई भी एटम एग्जिस्ट ही ना करता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक दिन न्यूक्लियस में चले जाते और न्यूट्रलाइज हो जाते। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्या है एटम के पास जो वो इलेक्ट्रॉन घूमते भी हैं पर वो अपने ईएम वेव को नहीं छोड़ते। और दूसरा, Rutherford cannot explain the hydrogen spectrum. So this was about Rutherford. Next video we will study about the Bohr.